और इसी के साथ ही अब वर्ल्ड हेडलाइंस के बाद शुरुआत बड़ी खबर के साथ, यानी ब्रेकिंग न्यूज। ऑर्शनिक मिसाइल से नेटो में दहशत का माहौल है। नेटो चीफ मार्क रूटे का बड़ा बयान, यूरोप में कभी भी पहुंच सकती है मिसाइलें। मार्क रूटे का यह बड़ा स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि ऑर्शनिक यूरोप नेटो के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बेलारूस में ऑर्शनिक तैनात करेगा रूस, इस बात की इंफॉर्मेशन भी सामने आ रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यूरोप में युद्ध का दूसरा चरण कभी भी आरंभ हो सकता है। नेटो देशों ने तैयारी कर ली है, बस अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। लेकिन ट्रंप ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। इस बीच रूस ने बेलारूस में विध्वंसक हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। नेटो को धमकाने के लिए युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, जबकि कैलिनिनग्राड में मिसाइल बेस भी बना लिया गया है, जहां स्कंदर और ऑनिक्स मिसाइलें लगा दी गई हैं। नेटो में हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं रूस, पोलैंड या फिर बाल्टिक देशों पर न हमला हो जाए, और इस वजह से एक ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है जिससे रूस को बैकफुट पर धकेला जा सके। लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं, किसी भी तरफ से एक कदम युद्ध की चिंगारी को सुलगा सकता है। जिसका अंदेशा नेटो को था वही होने जा रहा है। रूस अब बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसमें पूरा यूरोप घिरने जा रहा है। जिसके जवाब में नेटो ने ऑपरेशन पूर्वी पहरेदार आरंभ कर दिया है। ऑपरेशन पूर्वी पहरेदार यूक्रेन युद्ध से भी विध्वंसक हो सकता है। ऑपरेशन पूर्वी पहरेदार पूरे यूरोप के लिए विनाशक साबित होने जा रहा है। क्योंकि पोलैंड के एयर स्पेस में रूस के 19 ड्रोन की घुसपैठ से शुरू हुई तनातनी कभी भी बारूदी सुनामी में बदल सकती है। नेटो ने पोलैंड के कहने पर आर्टिकल 4 लागू कर दिया, जिससे रूस आग बबूला हो उठा। इसका असर यह हुआ कि रूस ने यूरोपीय देशों की घेराबंदी शुरू कर दी। रूस ने लंबे युद्ध के लिए हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। रूस ने यूक्रेन के बाद नए टारगेट फिक्स कर लिए। रूस ने ब्लैक सी से बाल्टिक तक तबाही की तैयारी कर ली। अब नेटो को रूस से मुकाबला करने के लिए हथियार और फंड चाहिए, जिसके लिए अमेरिका से सैन्य सहायता मांगी जा रही है। लेकिन युद्ध विराम की कोशिशों को झटका लगने से ट्रंप ने यूरोप से हाथ खींच लिए हैं। ट्रंप ने साफ कहा है, मैं यूरोप में किसी का बचाव नहीं करने जा रहा, लेकिन पोलैंड में जो ड्रोन थे उन्हें मार गिराया गया और वो जमीन पर गिर गए। लेकिन फिर भी ड्रोन को पोलैंड के पास नहीं जाना चाहिए था। कूटनीतिक तौर पर ट्रंप ने बेहद तटस्थ बयान दिया है, जिसमें झलक रहा है कि वो जल्दबाजी में नेटो देशों के कहने पर रूस के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेने जा रहे। हालांकि ट्रंप को अंदाजा है कि यूरोप में हालात काफी गंभीर हो चुके हैं, जिसके बारे में नेटो चीफ भी बता रहे हैं कि रूस के हमलों की रेंज सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। नेटो को समझ आ चुका है, अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो रूस को काबू करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि नेटो देशों ने आर्टिकल 4 लागू करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। अब यूक्रेन वाली गलती नहीं दोहराना चाहते, इसलिए पोलैंड का सुरक्षा चक्र तैयार किया जा रहा है। रूस के खिलाफ ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री यानी पूर्वी प्रहरी अभियान आरंभ कर दिया है।
नेटो ने पोलैंड का सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे रूस के हर हमले को नाकाम किया जा सके। रूस बेलारूस के बॉर्डर पर तैनाती की जा रही है। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर 418 किलोमीटर लंबा है, जबकि उससे आगे लिथुआनिया पड़ता है और उसके बाद कैलिनिनग्राद से सीमा लगती है जो करीब 210 किलोमीटर है। और इन दो फ्रंट पर पोलैंड डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। 5 लेयर में सुरक्षा चक्रव्यूह बनाया गया है। पहली लेयर में बॉर्डर के एकदम पास फेंसिंग के पीछे गहरी खाई बनाई गई है और उसके बाद लैंड माइन्स बिछाई गई हैं। दूसरी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं और रूस के ड्रोन हमले रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। तीसरी लेयर में टैंक और आर्म्ड व्हीकल लगाए गए हैं जो बेलारूस से किए जाने वाले ग्राउंड ऑपरेशन को रोकेंगे। इसके अलावा चौथी लेयर में स्पेशल कमांडो तैनात हैं और साथ ही बेलारूस और रूस की फ्रंटलाइन बटालियन लगाई गई है जो बेलारूस में घुस सकती है। 5वीं लेयर में एयरबेस हैं जो वॉर रेडी किए गए हैं, जहां नेटो देशों के फाइटर जेट पलटवार के लिए तैयार हैं। यूरोप में जो परिस्थितियां बन चुकी हैं वो यूरोप को शीत युद्ध के दौर में ले जा सकती है। यानी एक साथ कई मोर्चों पर नेटो और रूस में भिड़ंत हो सकती है। अभी दो मोर्चों पर भयानक जंग छिड़ने के आसार हैं। पहला मोर्चा पोलैंड है, जहां रूसी ड्रोन पहले ही हमले की दस्तक दे चुके हैं। पोलैंड अब एंटी ड्रोन दीवार बना रहा है, साथ ही बॉर्डर पर बड़ी तैनाती कर रहा है। पोलैंड और बाल्टिक देशों पर पलटवार के लिए रूस ने बेलारूस में सपाट युद्धाभ्यास शुरू किया है। इसके लिए भारी संख्या में हथियारों का डिप्लॉयमेंट पोलैंड और बाल्टिक बॉर्डर पर किया जा रहा है। हालात इससे भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि नेटो के सामने अब चिंता है कि वो यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखे या फिर रूस के खिलाफ उन तमाम नेटो देशों को तैयार करे जहां रूस हमला कर सकता है। हालांकि यूरोपीय देशों ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है जिससे रूस का गुस्सा भड़क सकता है। पोलैंड ने बॉर्डर सील कर दिए हैं। बाल्टिक देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। जर्मनी ब्रिटेन ने एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं, जिसकी ब्रीफिंग ट्रंप को दी जा सकती है कि अब नेटो ने ऑपरेशन सेंट्री लॉन्च करके करीब करीब रूस से युद्ध की घोषणा कर दी है। यूरोप में टारगेट फिक्स हो चुके हैं। अब नेटो पर औष्णिक प्रहार करने की बारी है और इसके लिए रूस का पहला टारगेट वॉर्सो है, जहां 11 मिनट में मॉस्को से हमला किया जा सकता है। मॉस्को से वॉर्सो की दूरी 1170 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जिसकी मॉस्को से दूरी है 1505 किलोमीटर, जहां 15 मिनट में मिसाइलें पहुंच सकती हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, जहां नेटो का हेडक्वार्टर भी है। महज 16 मिनट में 2236 किलोमीटर दूर लोकेशन पर अटैक किया जा सकता है। इसी तरह पेरिस में भी औष्णिक तबाही मच सकती है। कैसे? पेरिस की मॉस्को से दूरी है 2480 किलोमीटर, जबकि मॉस्को से लंदन की दूरी है 2500 किलोमीटर, जहां पर सिर्फ 18 मिनट में हमला किया जा सकता है। औरश्नी की तैनाती रूस के अलावा बेलारूस में भी की जा रही है, जिससे जरूरत पड़ने पर रूस बेलारूस से बाल्टिक देशों पर हमला कर सके। इसके अलावा कैलिनिनग्राद में रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें इस्कंदर मिसाइल को कैलिनिनग्राद में पहुंचाया गया है। बाल्टिक देशों के पास उसे तैनात किया जा रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति में रूस तबाही मचा सके।
इसके अलावा ऑनिक्स मिसाइल को भी शिफ्ट करने का वीडियो सामने आया है, जिसे कैलिनिनग्राड के मिसाइल बेस पर लगाया जा रहा है। अभी 2 ऑनिक्स मिसाइलें वहां पहुंचाई गई हैं। अब रूस की तैयारी देखकर नेटो एक्शन में आ चुका है। नेटो की तैयारी बता रही है कि वो नेटो देशों में सुरक्षा चक्र बनाकर रूस को रोकना चाहता है। इस बीच रूस ने पलटवार करते हुए विध्वंसक परिस्थितियों के लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि पोलैंड के पास इसका कोई सबूत नहीं है कि हमारा कोई ड्रोन उसकी सीमा में गिरा। सिर्फ नेटो के उकसावे पर यूरोप में टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है। नेटो ने ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री से अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। यूरोप के तमाम बड़े देश युद्धक तैयारी में जुटे हैं, जबकि कूटनीतिक तौर पर भी रूस को घेरा जा रहा है। यूएन में पोलैंड में ड्रोन गिराने के मुद्दे को उठाकर रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी है, जबकि अभी तक अमेरिका ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो नेटो के फाइनल ब्लूप्रिंट में शामिल होगा या नहीं। इसे लेकर नेटो देशों की बेचैनी बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, रूस के उफा में यूक्रेन का अटैक हुआ है। हमले में जली है रूस की रिफाइनरी। हमले की वजह से रिफाइनरी ठप होने की भी खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रूस के उफा से यूक्रेन का बहुत बड़ा वहां पर अटैक होने की जानकारी है। यूक्रेन पर एक बार फिर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना खार्किव पर कई हमले कर चुकी है और इसी दौरान यूक्रेन की एक लैब को भी निशाना बनाया गया है। लैब पर 70 से ज्यादा बार अटैक हुआ है। खार्किव में जिस लैब में धमाके हुए वहां संवर्धित यूक्रेन का भंडार है। कहा जा रहा है कि इसी लैब में यूक्रेन का न्यूक्लियर मिशन भी आगे बढ़ रहा है और इसी संदेह में रूस ने लैब को तबाह कर दिया है। अब वैज्ञानिकों को चिंता है कि कहीं लैब से रेडिएशन ना हो जाए। रूस की घातक मिसाइलों से भी खतरनाक MLRS से निकलने वाले इन रॉकेट से भी ज्यादा घातक। टैंक के गोले से भी ज्यादा तबाही मचाने वाला। यूक्रेन एक ऐसे अदृश्य खतरे का सामना कर रहा है जिससे यूक्रेन में हजारों लोगों की मौत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने खार्किव में कई जगह हमले किए। यूक्रेन की सीक्रेट लैब पर भी हमले किए गए। खार्किव के लैब में संवर्धित यूरेनियम है। हर हथियार के हमले का एक निश्चित दायरा है। एक खास इलाके में तबाही मचती है। लेकिन यूक्रेन से जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तबाही का दायरा कई किलोमीटर और कई और देशों तक भी फैल सकता है। खार्किव में भौतिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान है। संस्थान में यूक्रेन के यूरेनियम का बड़ा भंडार है। संस्थान से अब रेडिएशन फैलने का खतरा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक रेडिएशन की रिपोर्ट नहीं है और हालात पर निगरानी रखी जा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन नेटो देशों की मदद से लैब में परमाणु बम बना रहा था। रूस को यूक्रेन के न्यूक्लियर मिशन की जानकारी मिली और इसी के बाद हमला किया गया है। खार्किव की लैब में न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रयोग चल रहा था। रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन को लेकर प्रयोग किए जा रहे थे।
खार्किव में ये लैब फ्रंट लाइन से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। खार्किव पर लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन रूस इस प्रयोगशाला पर प्रहार नहीं कर रहा था। युद्ध की शुरुआत में यानी 2022 में रूस ने एक बार खार्किव की लैब पर हमला किया था। लेकिन उस वक्त लैब से रेडिएशन लीक नहीं हुआ था। इसके बाद ही रूसी सेना इस लैब पर हमले से बचती रही। लेकिन अब लैब को लेकर रूस को संदेह है। रूस को लग रहा है कि यूक्रेन परमाणु बम बनाने की कोशिश में है। यही वजह है कि रूस ने लैब को तबाह करने के लिए 74 बार हमले किए। खार्किव में रिहायशी इलाके और अस्पतालों पर भी हमले किए गए हैं। खार्किव के वोवचैंक्स की तबाही देखिए। रूस के लगातार हमले से यह पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। शुक्रवार की रात रूस ने यूक्रेन पर 164 ड्रोन और इस्कंदर मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन के 9 इलाकों में धमाके हुए हैं। रूस यूक्रेन को कमजोर करने के लिए संचार व्यवस्था को ठप करने की कोशिश में है। यूक्रेन में लगातार मोबाइल फोन के टावर्स को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार हमलों के बीच रूस एक खास मिशन चला रहा है, जिसके तहत यूक्रेन की मोबाइल फोन सेवा को टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से इस मिशन की शुरुआत भी हुई थी और रूस मोबाइल फ़ोन के अलावा रेडियो टावर्स को भी टारगेट कर रहा है। मोबाइल टावर्स पर 2 महीने से लगातार हमले हो रहे हैं और कई टावर्स तबाह हो चुके हैं। फिलहाल यूक्रेन में मोबाइल फ़ोन सेवा बंद तो नहीं हुई है, लेकिन हमलों की वजह से डेटा स्पीड धीमी हो गई है। और दावा ये भी है कि यूक्रेन में मौजूद ऊंचे टावर्स को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन ने इन टावर्स पर ड्रोन जैमर लगाना शुरू किया है, जिससे रूस के हमले नाकाम हो जाते हैं। और इसके अलावा ड्रोन की पहचान करने वाले छोटे रडार भी टावर्स पर लगाए जा रहे हैं और इसलिए रूस की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टावर्स को नष्ट कर दिया जाए। टावर्स पर ही यूक्रेनी सेना के लिए संचार यंत्र लगाए जा रहे हैं। रूस के मिशन टावर की एक वजह ये भी है। दावा किया जा रहा है कि अब यूक्रेन सिर्फ हथियारों के लिए फंड नहीं जुटा रहा। ज़ेलेंस्की का एटमी हथियार हासिल करने का मिशन भी तेज है। दावा है कि यूक्रेन में नेटो की प्रयोगशाला है, जहां नेटो एक्सपर्ट मौजूद है। यूक्रेन के पास बम बनाने का सामान भी मौजूद है। दावा है कि यूक्रेन को यूरेनियम की खेप बहुत पहले ही दे दी गई थी। एक दावा यह भी है कि यूक्रेन में अमेरिका का सीक्रेट गोदाम है, जहां एटमी हथियार रखे गए हैं। अपने कार्यकाल के दौरान बाइडेन का ये आखिरी गिफ्ट था। दावा है कि बाइडेन ने कार्यकाल खत्म होने से पहले सीक्रेट तरीके से अमेरिकी परमाणु हथियारों को यूक्रेन भेजा था। बाइडेन की तरफ से यूक्रेन की ये आखिरी मदद थी ताकि यूक्रेन कभी युद्ध में ना हारे। दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अब अपने प्लान बी पर काम कर रहे हैं। इस प्लान के मुताबिक यूरोप की मदद से यूक्रेन जंग लड़ता रहेगा। यूक्रेन न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश करेगा, परमाणु हथियार से दुनिया पर दबाव बनाएगा। यूक्रेन और यूरोप दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में हालात बिल्कुल बदल देना चाहते हैं, ताकि मौजूदा दौर में जिन शर्तों पर सीज फायर की बात रूस कर रहा है वो नाकाम हो जाए। परमाणु हथियारों से अमेरिका पर दबाव बनेगा। अमेरिका के साथ रूस पर भी दबाव बन सकेगा। सीज फायर की शर्तों में बड़ा बदलाव आ सकता है। यानी ज़ेलेंस्की सीज फायर के लिए तैयार तो होंगे, लेकिन कुछ महीनों बाद। इस बीच रूस का कब्जा अभियान जारी है। खेरसॉन में रूस ने फिर नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना को यूक्रेन के खेरसॉन में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। रूसी फौज ने नीप्रो नदी पर एक रेल रोड ब्रिज पर कब्जा कर लिया है। खेरसॉन में युद्ध के दौरान नीप्रो के एक द्वीप पर भी कब्जा कर लिया गया है।
रूसी सेना की कामयाबी की वजह से रेल और रोड दोनों रूट को बंद करना पड़ा है। खैरसोन के कई इलाके अब यूक्रेनी सेना की पहुंच से दूर हो गए हैं। रूसी सेना के कब्जे के बाद ब्रिज को बंद कर दिया गया है। ब्रिज को नुकसान ना पहुंचे इसलिए यूक्रेन ड्रोन हमले भी नहीं कर पा रहा। फ्रंट लाइन पर भी रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेनी सेना पर हवाई हमले किए जा रहे हैं ताकि यूक्रेन के मजबूत मोर्चों को खत्म किया जा सके। 24 घंटे में यूक्रेन के 1465 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के पूर्व, उत्तर और पश्चिम में हमले किए जा रहे हैं। नीप्रो नदी के करीब भी रूसी सेना यूक्रेनी फौज पर हावी है। खैरसोन में नीप्रो नदी के किनारे रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से रूसी सेना खैरसोन में कब्जा अभियान आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, लेकिन अब डोनेट्स्क के साथ खैरसोन में भी रूसी फौज को लगातार कामयाबी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। नीप्रो में रूसी सेना का भीषण हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन के ठिकाने बर्बाद हुए हैं। हमले में यूक्रेन के 11 सैनिक मारे गए हैं। पोलैंड में रूसी ड्रोन हमले के बाद यूरोप में तनाव बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय देशों के कोशिश यूक्रेन ये रहेगी कि यूक्रेन के मोर्चे पर रूस को कमजोर किया जाए ताकि पुतिन यूरोप के बाकी देशों का रुख नहीं कर पाए। और पुतिन को बैकफुट पर लाने के लिए यूरोप के टॉप देशों ने एक नया प्लान तैयार किया है जिस पर कीव में मोहर लग चुकी है। और इस प्लान के मुताबिक यूक्रेन के टारगेट पर अब रूस का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार फैक्ट्रियां और ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट हैं। अगर यूरोप का प्लान कामयाब होता है तो यूक्रेन जंग में 180 डिग्री घूम सकता है, यानी कि पूरा युद्ध का डायग्राम बदल सकता है। यूक्रेन युद्ध की अग्नि फिलहाल शांत नहीं होने वाली। खासकर तब तक जब तक उसकी लपटों में यूरोप जलकर राख नहीं हो जाता। और इस बात की गवाही है कीव से आई ये तस्वीरें। कीव में यूरोप की महाशक्तियों का जमावड़ा लगा है, वो भी ऐसे वक्त पर जब पोलैंड में गिरे रूसी ड्रोन्स ने यूरोप को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। कीव में याल्टा यूरोपियन स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अमेरिका, पोलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली सहित यूरोप के कई देश शामिल हुए। इस बैठक में यूक्रेन के भविष्य और रूस को कमजोर करने के प्लान पर चर्चा हुई। अमेरिका की तरफ से कीव में हुए सम्मेलन में ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग पहुंचे, जिनकी मंच से ज़ेलेंस्की ने जमकर तारीफ की ताकि ट्रंप को अपने पक्ष में लाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कई देशों के प्रतिनिधि मंडल से द्विपक्षीय वार्ता भी की। ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री से खास बातचीत की। इस दौरान पोलैंड में हुए रूसी ड्रोन हमले पर भी बात हुई। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली के राष्ट्राध्यक्षों के सलाहकारों से भी बात की। इस दौरान यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और रूस को घेरने पर बात हुई। इन मुलाकातों और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रूसी राष्ट्रपति को बैकफुट पर लाना है, जिसके लिए 5 सूत्रीय प्लान तैयार किया गया है। ये प्लान क्या है, ये भी आपको बताते हैं। पहला, मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। दूसरा, रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह किया जाएगा। तीसरा, रूस की सैन्य इंडस्ट्री टारगेट पर होगी। चौथा, हथियार फैक्ट्री पर हमले किए जाएंगे। पांचवा, ज़ेपोरिजिया प्लांट के जरिए रूस को घेरा जाएगा। यही वो रोड मैप है जिस पर चलकर अब यूरोप और यूक्रेन पुतिन को झुकाने की तैयारी में है और इस प्लान पर काम भी शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने पहली बार रूस के बाल्टिक सागर से लगे इलाकों को टारगेट किया है। यूक्रेन ने यहां प्रिमोर्स्क पर ड्रोन हमले किए।
यहाँ यूक्रेन के टारगेट पर रूस का प्रिमोर्स्क पोर्ट था, जहां बीती रात जबरदस्त धमाका देखा गया। ड्रोन हमले में पोर्ट पर काफी नुकसान पहुंचने की खबर है। इस हमले को रूसी एनर्जी सेक्टर को तबाह करने के प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। रूस अपने कुल तेल निर्यात का 35 से 45% बाल्टिक सागर के जरिए ही करता है। यहाँ फिनलैंड की खाड़ी से सटे रूस के 2 ऑयल पोर्ट मौजूद हैं। पहला है प्रिमोर्स्क पोर्ट और दूसरा ओस्ट लुगा पोर्ट, और इसके जरिए फिनलैंड की खाड़ी और बाल्टिक सागर से होते हुए रूस अलग अलग देशों में तेल भेजता है। रूस का प्रिमोर्स्क पोर्ट यूक्रेन बॉर्डर से करीब 900 किलोमीटर दूर है। दावा है कि यूक्रेन ने रूस के इसी पोर्ट पर हमला किया। यूक्रेन ने करीब 30 लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में प्रिमोर्स्क पोर्ट पर काफी नुकसान पहुंचा। हमले में एक ऑयल टैंक और पंपिंग स्टेशन तबाह हो गया। ये हमला रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल रूस की बाल्टिक पाइपलाइन का ये आखिरी छोर है। यहाँ 50,000 टन क्षमता वाले करीब 18 ऑयल स्टोरेज टैंक मौजूद हैं, जिनमें बाल्टिक पाइपलाइन से आने वाले तेल स्टोर वहां पर किए जाते हैं। प्रिमोर्स्क पोर्ट बाल्टिक से तेल निर्यात का सबसे बड़ा टर्मिनल है। यहाँ से रूस हर साल करीब 60 मिलियन टन तेल का निर्यात करता है। यहाँ रूस अपनी शैडो फ्लीट के जरिए अलग अलग देशों में तेल का निर्यात करता है। यूक्रेन ने रूस के व्लादिमीर शहर में मौजूद एक अहम पंपिंग स्टेशन को भी टारगेट किया है। यह उसी हमले का वीडियो है। वीडियो में यूक्रेन का AN-196 ड्रोन नजर आ रहा है। यह ड्रोन सीधा वितरोवो पंपिंग स्टेशन से जाकर टकराता है, जिसके बाद जबरदस्त धमाका होता है। इसे यूक्रेन की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। वितरोवो पंपिंग स्टेशन व्लादिमीर शहर में मौजूद है। ये मॉस्को से करीब 150 किलोमीटर दूर है। इस पंपिंग स्टेशन के जरिए मॉस्को में तेल की सप्लाई होती है। पंपिंग स्टेशन को नुकसान पहुंचाने से यहां तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यूक्रेन सिर्फ रूस के ऑयल सप्लाई रूट पर ही हमले नहीं कर रहा, बल्कि फ्रंट लाइन पर भी ज़ेलेंस्की के जवानों ने रूसी सेना पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने MiG-29 फाइटर जेट से बमबारी की। यहां फ्रांस से मिले आस्म हैमर गाइडेड बम गिराए गए। हमले में रूसी सेना के बेस को तबाह कर दिया गया। सुमी की फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने बड़े हमले किए। यहां आत्मघाती ड्रोन से हमला कर रूस के कई टैंक और सैन्य वाहन नष्ट कर दिए। डोनेस्क में यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। दावा है कि रूसी कब्जे वाले इलाके को निशाना बनाया गया। दरअसल यूक्रेन ने जहां रूसी शहरों और एनर्जी सेक्टर पर हमले तेज कर दिए हैं, वहीं रूसी सेना पर भी हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है, ताकि राष्ट्रपति पुतिन पर डबल प्रेशर बनाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन के निशाने पर ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट भी है, जिसका दावा रूस ने किया है। दावा है कि यूक्रेन लगातार न्यूक्लियर प्लांट के आसपास हमले कर रहा है। बीते एक हफ्ते में यूक्रेन के हमले 3 गुना बढ़ चुके हैं। यूक्रेनी हमलों की वजह से प्लांट की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन ने प्लांट को नुकसान पहुंचाकर इसका आरोप रूस पर मरने का षड्यंत्र तैयार किया है। दरअसल जंग शुरू होने के बाद से ही ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट रूस के कब्जे में है। यूक्रेन किसी भी हालत में प्लांट को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। अगर प्लांट को नुकसान पहुंचता है तो यूक्रेन रूस को इसका दोषी साबित करने की कोशिश करेगा, जिससे रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा और उसे अपनी सेना हटानी पड़ेगी। साफ है, जंग में पुतिन को कमजोर करने के लिए यूक्रेन और यूरोप ने हर तरह के दांव पेच चल दिए हैं, लेकिन डर है कि ये रणनीति यूरोप जंग का द्वार खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9,
भारत हर्ष। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की संभावना अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ट्रंप का रुख अब यूरोप और यूक्रेन के लिए न सिर्फ नर्म दिख रहा है, बल्कि उनके कदम बता रहे हैं कि वो इस युद्ध को और ज्यादा भड़का सकते हैं। तो क्या पुतिन ट्रंप के बीच बढ़ रही दूरियां तीसरे विश्व युद्ध की बुनियाद गढ़ रही हैं? अगर ये सच है तो ट्रंप की वो मजबूरी क्या है जिसने उन्हें युद्ध भड़काने पर मजबूर कर दिया है? इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की आक्रामकता इन दिनों ज्यादा बढ़ी है। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर पुतिन की सेना ने कहर बरपा रखा है। सामान्य तौर पर इस कार्रवाई को बारूद के दम पर ज्यादा से ज्यादा भूभाग पर कब्जे की कोशिश माना जा सकता है। लेकिन क्या यही सच है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये आक्रामकता वर्तमान स्थिति के आधार पर बढ़ी है। पहले पुतिन की शर्तें न मानकर यूक्रेन ने युद्ध लड़ने का इरादा जताया, फिर यूरोप ने यूक्रेन को मदद देकर रूस के खिलाफ युद्ध का माहौल बनाया। इसके बाद ट्रंप ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाकर पुतिन को भड़काया और फिर ट्रंप ने ही रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को भी टारगेट पर ले लिया। इसलिए पुतिन ने तय कर लिया कि इस युद्ध का अंत अब यूक्रेन के अंत के साथ ही होगा और आक्रामकता बढ़ा दी। हालांकि इसका एक और कारण है यूक्रेन के क्रीमिया, काला सागर और पश्चिमी रूस पर बढ़े हमले। जिसका घातक जवाब पुतिन दे रहे हैं। जिसका सीधा मतलब है ट्रंप का प्रयास विफल, महाविनाश अटल। महाविनाश कोई आशंका नहीं है, बल्कि हालात के आधार पर भविष्य की सच्चाई है। जिसका कारण बनेंगे पुतिन और ट्रंप। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप के बयान से मिले संकेत यही है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा है कि पुतिन की आक्रामकता से मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। शांति स्थापना के लिए दोनों देशों की जरूरत है, लेकिन जब पुतिन चाहते थे तब जेलेंस्की ने मना किया, और जब जेलेंस्की शांति स्थापना चाहते हैं तो पुतिन इनकार कर रहे हैं। यानी कई युद्ध खत्म कराने का दावा करने वाले ट्रंप के लिए रूस यूक्रेन के बीच जारी टकराव सुलझाना मुश्किल हो गया। जिससे युद्ध विराम की वार्ता पर विराम लग गया। जिससे ट्रंप भड़क तो गए हैं, लेकिन उनके पास आगे की योजना क्या है और रास्ता क्या है, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन सवाल का जवाब भी ट्रंप की योजना से मिल रहा है। अमेरिका ने यूरोप और यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। इन हथियारों में लंबी दूरी तक हमले करने वाले हथियार भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने यूरोप और यूक्रेन को रूस पर घातक हमले की छूट दे दी है? इसका जवाब पुख्ता नहीं है, लेकिन संकेत यही है। लेकिन पुतिन के साथ करीबी का दावा करने वाले ट्रंप ने यह फैसला लिया क्यों? जवाब है दबाव। आपने बिल्कुल सही सुना, यूरोप और नेटो ने अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया है। अकेले युद्ध में उतरने के ऐलान से अमेरिका अलग थलग पड़ गया, जिसके बाद ट्रंप कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव में आ गए हैं। यही वजह है कि अब ट्रंप न सिर्फ हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि नए हथियारों के जरिए अमेरिका की उपयोगिता भी साबित करने में लगे हैं।
जिसका प्रमाण है युद्ध के नए हथियारों में शुमार ड्रोन परीक्षण। ये MQ-9A रीपर वही ड्रोन है जिससे अमेरिका ने तैयार किया है। ये एक मदरशिप ड्रोन है जिससे स्विच ब्लेड 600 कामिकाज़े ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन स्विच ब्लेड 600 कामिकाज़े ड्रोन की लॉन्चिंग मदरशिप से की गई है वो बेहद उच्च विस्फोटक से लैस थे। यानी अमेरिका पर यूरोप और यूक्रेन का रणनीतिक दबाव काम आ रहा है। तो दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर भी ट्रंप पर दो तरफा दबाव बढ़ाया गया है, जिसमें ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो ट्रंप की नीति के मुताबिक उठाया गया कदम है। यानी ट्रंप अब यूरोप का विरोध नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी तरफ ट्रंप की इच्छा के मुताबिक G7 देश भी जल्दी रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, जो बताता है कि ट्रंप पर दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। और दबाव जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, इसका प्रमाण है पोलैंड के प्रधानमंत्री का बयान, जिसमें टस्क ने कहा है कि ट्रंप ने कभी अपना वादा नहीं निभाया। रूस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उन्होंने वार्ता की। हालांकि ट्रंप पर दबाव बढ़ाने के लिए ऐसा बयान सामने आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये बाहरी मोर्चा है जिन्हें अमेरिका की जरूरत है। लेकिन घरेलू मोर्चे पर भी ट्रंप के लिए संकट बढ़ गया है। यही वजह है कि ट्रंप यूरोप और नेटो को रूस पर हमले की खुली छूट देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ये स्थिति पुतिन समझ चुके हैं, इसलिए पुतिन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। इस तैयारी के तहत पुतिन के लिए 3 न्यूक्लियर बंकर एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इनमें एक सेंट पीटर्सबर्ग में है, दूसरा पुतिन के गृहनगर नोवो ओगोर्योवो और तीसरा सोची में। यानी रूस पर नेटो का हमला शुरू हुआ तो पुतिन इन्हीं 3 बंकरों में से किसी एक में होंगे और वहीं से युद्ध की मॉनिटरिंग करेंगे। और अगर ये वाकई हुआ तो इसका सीधा मतलब होगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत और न्यूक्लियर तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और यूएन के 142 देशों ने 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन में वोट किया है। इससे भड़के नेतन्याहू और उनकी सेना ने गाजा और वेस्ट बैंक का इजरायल में विलय करने का अभियान शुरू कर दिया है। गाजा शमशान बन चुका है। हर जगह मलबा, बर्बाद इमारतें, विनाश की तस्वीर। गाजा करीब करीब समतल हो चुका है। आसमान से मिसाइलें बरसती हैं, बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाती हैं। टैंक और तोप बारूद उगल रहे। दुकान और मकान खंडहर बनते जा रहे। क्या स्कूल, क्या अस्पताल, क्या राहत शिविर और शरणार्थी कैंप, सब ध्वस्त होते जा रहे। गाजा की सूरत अब पूरी तरह से बदल चुकी है। गाजा में इजरायली सेना के ऑपरेशन तब विध्वंसक हो गए जब संयुक्त राष्ट्र संघ में 142 देशों ने 2 राष्ट्र थ्योरी को मान्यता दे दी। इस बात से भड़की इजरायली सेना ने गाजा पर संपूर्ण कब्जे का अभियान लॉन्च कर दिया। इजरायली सेना का दावा है कि गाजा के 80% भूभाग पर उसका कब्जा हो चुका है। जो बाकी की 20% जमीन है उस पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। गाजा में हमास का संपूर्ण अंत और उस पर कब्जा करने के लिए इजरायली सेना अब पूरी ताकत से हमले कर रही है।
जिन भी इमारतों में हमास के ठिकाने हैं उन्हें चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। आसमान से इजरायली फाइटर जेट मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं तो गाजा में मौजूद इजरायल की पैदल सेना टैंक और तोप से धावा बोल रही है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने इस हफ्ते गाजा में हमास से जुड़े 500 टारगेट को तबाह कर दिया। गाजा सिटी में इजरायली एयरफोर्स अब पर्चे गिराकर लोगों को बहुमंजिला इमारतें खाली करने के लिए कह रही है। खाली इमारतों को जबरदस्त बमबारी कर बर्बाद किया जा रहा है। नेतन्याहू का प्लान सिर्फ गाजा पर कब्जे का नहीं है बल्कि वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियां बसाने का भी है। सूत्रों के मुताबिक इजरायल बाद में गाजा और वेस्ट बैंक का विलय कर ग्रेटर इजरायल का निर्माण कर सकता है। उधर इजरायल के हमले से भड़के कतर के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने पहले अमेरिकी विदेश मंत्री और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की। कतर में इजरायल ने जो हमला किया था उसको लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। हमास के मुताबिक इजरायल के हमले में उसके मुख्य वार्ताकार डॉक्टर खलील अल हय्या बाल बाल बच गए। अमेरिका के करीबी देश कतर में इजरायल ने हमला किया तो ईरान को अमेरिका के खिलाफ कतर को भड़काने का मौका मिल गया। ईरानी सांसद मुस्तफा जारी ने कहा है कि अगर कतर अमेरिकी सेना को अपने देश से बाहर कर देता है तो कतर के आसमान की सुरक्षा ईरान करेगा। गाजा, कतर और यमन में इजरायल के हमले से भड़के हूती ने मिसाइल हमले कर तेल अवीव को दहलाने की कोशिश की, लेकिन इजरायल ने उसके हमले को नाकाम कर दिया। जाहिर है हालात इतने खराब हो गए हैं कि अरब के कई देशों पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ट्रंप समर्थक चार्ली कर्क का हत्यारा गिरफ्तार हो चुका है। अब इसे लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। यूटा के गवर्नर का दावा है कि कर्क का हत्यारा उनके विचारों से नफरत करता था। अमेरिका के यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुए इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल उठ रहे हैं कि एक 22 साल के युवक ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। टायलर रॉबिन्सन ने डिबेट में 3000 छात्रों के बीच चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या क्यों कर दी। इसे लेकर फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है उसने चार्ली कर्क हत्याकांड को एक नया मोड़ दे दिया है। अधिकारियों के मुताबिक पास के जंगलों में एक राइफल मिली है। माना जा रहा है हत्या के लिए इसी राइफल का इस्तेमाल हुआ था। राइफल के अंदर कारतूस मिले हैं। इन पर ट्रांसजेंडर और फांसीवाद विरोधी बातें लिखी हैं। कर्क की हत्या के आरोपी टायलर रॉबिन्सन के परिवार ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो बीते कुछ महीने से बेहद ज्यादा राजनीतिक बातें करने लगा था। हालांकि वो किसी पार्टी के विचारों से प्रभावित था या नहीं, इसे लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच यूटा के गवर्नर ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, वो व्यक्ति चार्ली कर्क से नफरत करता था, उसके संदेश से नफरत करता था, उसके कामों से नफरत करता था और उसने अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए राजनीतिक हिंसा का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। ये न सिर्फ कर्क पर बल्कि हम सभी पर हमला है। हुक्म से दहला रूस, आपदा या जंगी तैयारी। रूस के कामचत्का प्रायद्वीप पर आए भूकंप ने कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल ये है कि ये कोई कुदरती आपदा थी या फिर कोई ऐसी तैयारी जो भविष्य को महाविनाश के अंधेरे में ढकेल सकती है। और सवाल उठने की वजह है रूस यूक्रेन की जंग में बढ़ी आक्रामकता के बीच पुतिन के लिए 3 न्यूक्लियर बंकरों का एक्टिवेट होना। हालांकि ये आशंका पर आधारित सवाल है, जबकि वास्तविकता ये है कि रूस के कामचत्का में 7.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है।
भूकंप का केंद्र पेट्रोपाव्लोव्स्क और कामचत्स्की से 120 मील पूर्व दक्षिण पूर्व में 22 मील की गहराई में था। यानी भूकंप उसी सबडक्शन जोन में आया था जहां इसी साल 29 जुलाई को 8.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ था। वो भूकंप जिसने कुरिल द्वीप समूह में 13 फीट ऊंची सुनामी की लहरें उठा दी थी।